हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द इंडस रेंजर्स चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी 11th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। जो बेसिक प्रोबेबिलिटी का एक आइडिया है वो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी है क्या और हम हाउ टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो उसमें जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे इवेंट है, इसके बारे में आप लोग ऑलरेडी 11th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि इवेंट का मतलब क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है और रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ एसोसिएटेड सैंपल स्पेस क्या होता है, फेवरेबल केस क्या होता है, ऑल दिस थिंग्स। तो यू हैव टू एक बेसिक आइडिया ऑफ प्रोबेबिलिटी। आप सब लोगों को एक प्रोबेबिलिटी का एक बेसिक आइडिया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, जो पहला टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में अंतर क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का मतलब है कि कोई इवेंट होने जा रही है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। और कंडीशन प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि वही इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है बेस्ड ऑन सम कंडीशन, जो कुछ कंडीशन पर क्या होगी, बेस्ड होगी। अब वो क्या कंडीशन होगी और उसको किस तरीके से करेंगे, इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं कॉइन का। जो हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखे थे उसी में से एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हम ये स्टार्ट करते हैं कि कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। वो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, टॉसिंग 3 कॉइन्स। तो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है कि हम 3 कॉइन को क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है कि हमारे पास 3 कॉइन हैं और उनको हमने क्या किया, टॉस किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई अगर ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है तो इसके साथ एसोसिएटेड सैंपल स्पेस क्या होगा। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस निकालने के लिए मैंने आपको एक ट्री का तरीका बताया था कि ट्री की तरीके से हम क्या करेंगे। देखिए, अगर हम एक कॉइन थ्रो करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब इस ट्री की एक ब्रांच है। अगर 2 कॉइन थ्रो करेंगे तो एक ब्रांच और बना देंगे, एच टी। अब हमने कितनी कॉइन थ्रो करी है, 3 कॉइन थ्रो करी है। तो इसका मतलब एक ब्रांच और बनेगी, एच टी। एक ब्रांच और बना देते हैं, एच टी। तो ये हमारे इस ट्री की 3 ब्रांचेस बन गई। अगर एक कॉइन थ्रो करेंगे, याद रखिए बहुत अच्छा तरीका है सैंपल स्पेस निकालने के लिए कि अगर एक कॉइन थ्रो करेंगे तो एक ब्रांच, 2 कॉइन थ्रो करेंगे तो 2 ब्रांच, 3 कॉइन थ्रो करेंगे तो 3 ब्रांच। सिमिलरली 4 कॉइन के लिए 4 ब्रांच। अब सैंपल स्पेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, एच अगर एक है तो एच टी, 2 हैं तो देखिए एच यहां से शुरू करेंगे और यहां तक जाएंगे, एच टी टी। अब हमारे पास 3 कॉइन है तो यहां से स्टार्ट करेंगे, एंड तक जाएंगे, ट्री की आखिरी ब्रांच तक जाएंगे, एच टी। अब इसको लिख लेते हैं, इस सैंपल स्पेस को हम लिख लेते हैं। तो देखिए, हमारा सैंपल स्पेस हो गया इस इवेंट के साथ एसोसिएटेड। सैंपल स्पेस आपको पता है किस तरीके से लिखते हैं, एच ये पहला इसका तैयार हो गया, एच। सेकेंड एच टी, थर्ड वन एच टी, फोर्थ वन एच टी, नेक्स्ट टी so TTH and the last one will be TTT और आखिरी हमारा क्या है, TTT। तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हो गए हमारे पास, 8 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा मेथड है सैंपल स्पेस निकालने के लिए। ऑलरेडी आप लोग 11th क्लास में इस तरीके से निकाल चुके हैं। अब हमारे पास सैंपल स्पेस तैयार हो गया। तो नाउ वी कैन डिफाइन इवेंट्स। अब हमने 2 इवेंट डिफाइन की, ध्यान समझिएगा। पहली इवेंट है हमारी ई इवेंट। हम ये कह रहे हैं
कि एग्जैक्टली 2 टेल, कि हमारे पास 2 टेल आने चाहिए, एग्जैक्टली 2 टेल, केवल 2 टेल आने चाहिए। तो देखिए हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे जहां 2 टेल आए हमारे पास। एक एलिमेंट ये हो गया, यहां पर 2 टेल है हमारे पास, और एक ये हो गया, यहां पर 2 टेल है, और एक ये हो गया, यहां पर भी हमारे पास कितने टेल हैं, 2 टेल है। तो हम इसको लिखेंगे, इसके एलिमेंट्स तैयार कर लेंगे ई इवेंट के। हमारे पास हो जाएंगे एच टी टी कॉमा टी एच टी कॉमा टी टी एच। इस इवेंट के साथ एसोसिएटेड हमारे कितने एलिमेंट्स हो गए, 3 एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। अब एक और इवेंट डिफाइन करते हैं एफ, ध्यान समझिएगा। एफ है एटलीस्ट 2 टेल। देखिए एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2 टेल। तो एफ इवेंट हमारी क्या है, एटलीस्ट 2 टेल। तो इसका मतलब है कम से कम हमारे पास कितने टेल होने चाहिए, 2 टेल होने चाहिए, ठीक है। इस बात को समझिएगा। तो एटलीस्ट 2 टेल का मतलब है कि 2 टेल हो सकते हैं या 2 से ज्यादा। अब इवेंट क्या है हमारी, कितनी कॉइन थ्रो करी है, 3 कॉइन। इसका मतलब एट द मैक्स हमारे पास कितने टेल हो सकते हैं, 3 टेल हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कहाँ कहाँ आ रहे हैं। पहले तो हम 2 टेल की बात कर लें। 2 टेल इस इवेंट में आए हैं, इस इवेंट में आए हैं, इस इवेंट में आए हैं, और 3 टेल इस इवेंट में आए। इसका मतलब एफ के जो एफ इवेंट है उसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच और टी टी टी, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई। इसमें एटलीस्ट 2 टेल का मतलब है 2 टेल्स एंड 3 टेल्स। एट द मैक्स हमारे पास 3 टेल हो सकते हैं। तो ये हमारे पास इवेंट्स आ गई, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। अब हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। तो हम लोगों को पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या होगा, एनी अपॉन एन एस। मतलब जो इवेंट हो रही है उस इवेंट के कितने एलिमेंट्स हैं और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की सबसे आसान डेफिनेशन यही है। तो एनी का मतलब हो गया हमारे पास 2 टेल। तो कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3, 3 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सैंपल स्पेस में 8 एलिमेंट्स हैं। तो P हमारे पास कितना आ गया, 3,8 आ गया। क्लियर है। तो ये 3,8 हमारा क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई हो गया। तो यहां तक बात क्लियर हो गई कि अगर हमें 2 टेल चाहिए तो उसके 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी हो गई, 3/8 हो गई। क्लियर। अब इसको और समझते हैं कि हम कह रहे हैं कि 2 टेल आने चाहिए। तो 2 टेल आने का मतलब क्या होगा, अगर आप इसको फील करें कि एक हेड आया होगा या क्या आए होंगे, 2 टेल आए होंगे। अब ये कैसे आ सकता है, इसको अगर हम थोड़ा और फील करें तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 हेड 2 टेल, 1 हेड एंड 2 टेल, और 1 टेल 1 हेड एंड 1 टेल, और 2 टेल एंड 1 हेड। ठीक है, ये 3 बातें हो सकती हैं। देखिए थोड़ा इसको फील करेंगे कि अगर ये ई इवेंट है तो इस इवेंट का मतलब क्या है, एस टी टी का मतलब क्या है, 1 हेड 2 टेल। टी एस टी का मतलब क्या है, पहले टेल आया फिर हेड आया फिर क्या आया, टेल आया। टी टी एच का मतलब क्या है, पहले भी टेल आया फिर टेल आया और फिर लास्ट में क्या आया, 1 हेड आया। अब अगर इसको इस नज़रिए से देखें तो 1 हेड एंड 2 टेल, ठीक है, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमको पता है कितनी होगी हमारे पास, और 2 टेल, और 1 टेल 1 हेड 1 टेल, 2 टेल 1 हेड। तो इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही एफ इवेंट को समझते हैं। देखिए ये फील करने की बात थी कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ये एस टी टी का मतलब क्या है। तो एस टी टी का मतलब है 1 हेड 2 टेल। टी एस टी का मतलब क्या है, पहले टेल आया होगा फिर हेड आया होगा फिर टेल आया होगा, क्योंकि आप कितनी कॉइन थ्रो कर रहे हैं, 3 कॉइन थ्रो कर रहे हैं।
TTH का मतलब क्या है? 2 टेल और 1 हेड, यानी पहले भी टेल, फिर टेल और फिर हेड। अब बात करते हैं PF की। तो PF का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F, तो NF अपॉन NS। तो अब देखिए कितने केस है, 1 2 3 4, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 4/8। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। अब इसको भी अगर हम समझें तो इसका मतलब क्या है? पहले हेड आया होगा, फिर टेल आया होगा, फिर टेल आया होगा। 3 कॉइन फेंकनी है, या और पहले टेल आया होगा, फिर हेड आया होगा, फिर टेल आया होगा, और टेल देन सेकेंड टेल देन हेड, या मतलब और टेल, फर्स्ट रो में भी टेल, सेकंड में भी टेल और थर्ड में भी टेल आया। तो ये PE आ गया, ये PF आ गया। तो ये हो गई हमारी सिंपल प्रोबेबिलिटी इवेंट E की और इवेंट F की। अब हम बात करेंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। तो अगर मैं इसको इवेंट E के साथ रिलेट कर लूं कि एक हम सिंपल इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ E कह रहे हैं और एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E, दोनों में फर्क क्या है, इस बात को समझिएगा। प्रोबेबिलिटी E का मतलब है कि सिंपल E इवेंट हो रही है और उसकी हमको क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो उसमें हमको सिर्फ ये देखना है कि E इवेंट के साथ एसोसिएटेड कितने केस या कितने एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं और सैंपल स्पेस हमारा क्या है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E का मतलब क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E का मतलब, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E बेस्ड ऑन सम कंडीशन। क्या वर्ड इस्तेमाल किया? बेस्ड ऑन सम कंडीशन। अब वो कंडीशन क्या होगी? कंडीशन का मतलब है कि उसके होने से पहले, इवेंट E के होने से पहले एक और इवेंट हो चुकी होगी। अगर हम ये कह रहे हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E, तो इसका सिंपल मतलब ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E व्हेन अनदर इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड। एक दूसरी घटना पहले हो चुकी है और ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से डिपेंड कर रही हैं, एक दूसरे पर निर्भर कर रही हैं, डिपेंड कर रही हैं। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंडिपेंडेंट इवेंट और डिपेंडेंट इवेंट। इट मींस बोथ दीज इवेंट्स आर डिपेंडेंट इवेंट। तो उस केस में हम लोग क्या निकालते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E का सिंपल मतलब यही है कि कोई इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है, लेकिन उस इवेंट के होने से पहले एक दूसरी इवेंट ऑलरेडी हो चुकी है और उसके रिजल्ट्स के बारे में भी हमको पता है, और ये दोनों इवेंट एक दूसरे से, ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं या एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, डिपेंड करती हैं। क्लियर है? अब इसमें हम किस अप्रोच को लेके चलेंगे ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये मैट्री हटा देता हूं, बाकी मैं रिजल्ट्स लिख रहा हूं PE का, PF का। E भी मैंने वही लिखा है, F भी लिखा है। ठीक है, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E का मतलब क्या है, इसको मैं कैसे डिफाइन करूंगा? इसको मैं ऐसे डिफाइन करूंगा कि कंडीशनल probability of event E is defined as probability of event E when another event F has already occurred and its result is known and both event E and F are डिपेंडेंट इवेंट या डिपेंडेंट। देखिए बड़ा लंबा सा इसका डेफिनेशन है।
बहुत आसान चीज़ है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी में अंतर क्या है ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया, एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी इज डिफाइंड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी व्हेन अनदर इवेंट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, यानी एक दूसरी घटना पहले हो चुकी है एंड इट्स रिजल्ट इज नोन, और उसके बारे में ऑलरेडी हमको पता चल गया है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये दोनों चीजें क्या हैं, डिपेंडेंट है। अब देखिए सिंपल प्रोबेबिलिटी और इसमें फ़र्क क्या है, इसको सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि डिनोट कैसे करेंगे। तो इसको डिनोट करते हैं हम P/E/F। इसका मतलब होता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E व्हेन इवेंट F हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। जो नीचे लिखा जाता है वो इवेंट क्या होती है, ऑलरेडी अकर्ड होती है, यानी ये घटना पहले हो चुकी है, ठीक है। दिस इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड। अब थोड़ा फील करिएगा कि नॉर्मल पी और P/E/F में अंतर क्या है। ठीक है, नॉर्मल पी के लिए सैंपल स्पेस हमारा ये होगा, हमने 3 कॉइन फेंकी हैं तो सैंपल स्पेस ये होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, तो सैंपल स्पेस यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरी इवेंट हो चुकी है और उसका रिजल्ट हमको क्या है, पता है। जैसे अगर हम ये कहें एग्जैक्टली 2 टेल आने चाहिए व्हेन एटलीस्ट हमारा क्या है, 2 टेल, कम से कम हमारे क्या है, 2 टेल आ चुके हैं। क्लियर है, हमारे कम से कम कितने टेल आ चुके हैं, 2 टेल आ चुके हैं। क्लियर। तो अब हमको करना क्या है कि ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हमारा जो सैंपल स्पेस है वो पहले के मुकाबले कर्टेल हो गया। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ों के बारे में हमको पता है कि भाई ये हो चुका है, तो इसीलिए हमारा सैंपल स्पेस पहले के मुकाबले क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस बात को ध्यान समझिएगा। P/E/F और P/E का सैंपल स्पेस अलग अलग होता है। P का सैंपल स्पेस बड़ा होता है, P/E/F का सैंपल स्पेस छोटा होता है। क्यों? क्योंकि P/E/F जो होती है वो बेस्ड ऑन सम कंडीशन होती है। तो अगर हम कुछ कंडीशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसका मतलब हमको सैंपल स्पेस क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा। अब P/E/F को अगर हम फॉर्मूले पर जाएं तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो P/E/F के लिए एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, उसको मैं एक बॉक्स में बना देता हूं ताकि आपको अलग से समझ में आए। P/E/F इक्वल टू P/E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय P/F, ठीक है। P/E इंटरसेक्शन F अपॉन P/F, ठीक है। अब E इंटरसेक्शन F का मतलब क्या है, हम लोग यहाँ पर इसका भी देख लेते हैं। E इंटरसेक्शन F का मतलब है कि E और F में क्या चीज़ हमारी कॉमन है, ठीक है। तो E इंटरसेक्शन F मैं यहीं पर बना रहा हूँ वो एलिमेंट जो E और F में कॉमन है। तो कौन कौन से कॉमन है, तो E इंटरसेक्शन F क्या हो जाएगा, अगर हम इसको देखें H TT THT और तो ये हमारा क्या हो जाएगा, E इंटरसेक्शन F। अब मैं यहां पर P/E इंटरसेक्शन F कैलकुलेट कर लेता हूं। कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट। देखिए E इंटरसेक्शन F का मतलब इन दोनों में कॉमन चीज, E क्या है, 2 टेल आने चाहिए और F क्या कह रहा है, एटलीस्ट 2 टेल आने चाहिए। तो अगर हम इनके सेट्स को देखें तो ये 3 एलिमेंट दोनों में कॉमन है। तो P इंटरसेक्शन F हमारा कितना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर हम फॉर्मूले से जाएं तो P/E/F की वैल्यू P इंटरसेक्शन F अपॉन PF, यानी कि 3/8 अपॉन PF कितना है, मैं ऐसे ही लिख लेता हूं 4/8 ताकि सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो। यानी हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, 3/4। तो P/E/F हमारा कितना आ गया, 3/4। अब इसको फॉर्मूले के बजाय हम डायरेक्ट समझते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया कि P/E/F का सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
क्योंकि ये किसकी बेस्ड है? बेस्ड ऑन सम कंडीशन। कंडीशन क्या है? कि ये इवेंट हो चुकी है, तो जो इवेंट हो चुकी है उसका सैंपल स्पेस लेंगे। अब देखिए इन दोनों में ध्यान से देखिए, इन दोनों में बड़ा सैंपल स्पेस किसका है? एफ का। तो पी ई बाई एफ का सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? एफ का फेवरेबल केस। पी ई बाई एफ का सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? एफ का फेवरेबल केस। इसको एक और तरीके से बिना फॉर्मूले के कैसे समझेंगे ये मैं आपको बता रहा हूं। पी ई बाई एफ का फेवरेबल सैंपल स्पेस जो होगा वो एफ का फेवरेबल केस, यानी कि 1 2 3 4 ये हमारा पी ई बाई एफ का सैंपल स्पेस हो जाएगा। अब इसमें से हमको वो केस लेने हैं जहां पर ई हो रहा है। तो ई के कितने केस हैं हमारे? 1 2 3। तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 3/4। तो ये एक अप्रोच है थ्योरेटिकली समझने की। ये तो फॉर्मूले से आ गया कि पी ई बाई एफ पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ होता है, और ये एक लॉजिक हो गया है कि पी ई बाई एफ का मतलब क्या है। पी ई बाई एफ का मतलब है कि जब हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है उसका सैंपल स्पेस रिड्यूस हो जाता है, और नाउ जो सैंपल स्पेस होता है वो किसका हो जाता है? वो वही हो जाता है कि जो इवेंट हो चुकी है उसके फेवरेबल केस कितने हैं। तो जो इवेंट हो चुकी है उसके जितने फेवरेबल केस होते हैं वो पी ई बाई एफ का सैंपल स्पेस हो जाता है, और उसमें से ई के फेवरेबल केस हम निकाल लेते हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाती है। तो आई होप आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट, एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और सिंपल प्रोबेबिलिटी में क्या अंतर है और इसको हम कैसे आगे परस्यू करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन द कंसेप्ट वी हैव डिस्कस। जिस कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के किए, और कुछ क्वेश्चंस हम लोग आगे करेंगे। थैंक यू।